गुड मॉर्निंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th में हम लोग पहला लेसन पढ़ रहे थे हमारे आसपास के पदार्थ, और हमने आपको बताया था कि द्रव्य क्या होता है और फिर द्रव्य के प्रकार क्या होते हैं। 3 प्रकार होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, और फिर थोड़ा थोड़ा ठोस द्रव गैस के बारे में। अब एक क्वेश्चन बनता है बहुत इंपॉर्टेंट कि ठोस द्रव गैस की मुख्य विशेषताएं बताइए या तुलनात्मक विशेषताएं बताइए, यानी इन तीनों की एक साथ तुलना करते हुए इनकी विशेषता बताइए। इस तरह का क्वेश्चन आता है तो 5-6 पॉइंट ऐसे होते हैं जिन पे हम लोग इनकी तुलना कर सकते हैं। जैसे बुक में भी दिया हुआ, अगर हम मान लो इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लिख दिया ठोस, द्रव, गैस। अब हम इनकी तुलना करना चाहते हैं। मान लो पहला पॉइंट ले ले आकार। अगर हम आकार की बात करें तो इन तीनों की तुलना हम कैसे करेंगे। ठोस का आकार निश्चित होता है, जो आकार ठोस का है वही रहता है, आसानी से उसकी आकृति को चेंज नहीं किया जा सकता, बाहरी बल लगाने के बाद भी उसके आकार को चेंज नहीं किया जा सकता। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, ठीक है, और गैस का आकार तो बिल्कुल भी निश्चित नहीं होता, ठीक है। तो आकार की बात हो गई। अगर हम दूसरा पॉइंट लें, दृढ़ता। दृढ़ता को हम लोग कहते हैं कठोरता। तो आप देखें कि दृढ़ता ठोस में सबसे ज्यादा होती है, ठोस बहुत कठोर होता है, ठीक है। द्रव ठोस की तुलना में कम कठोर होता है, तरलीय होता है, और गैस बिल्कुल भी कठोर नहीं होती है, ये या दृढ़ नहीं होती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट अगर हम लोग ले लें, जैसे आयतन, तो ठोस का आकार निश्चित रहता है, ठोस का आकार हमेशा ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है, लेकिन गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। उसको जो भी स्पेस मिलता है वो उसमें अपना समा जाता है, ठीक है। ये उसका आयतन की तुलना हो गई। अगर हम करें संपीडनशीलता, संपीडनशीलता कल भी इस पे चर्चा हुई थी। संपीडनशीलता कहलाती है कि अगर किसी पदार्थ में बाहरी बल लगाया जाए तो उसके अणु पास पास आते हैं या नहीं आते। संपीडता ये है कि पास पास, अगर हम ये कहें कि ठोस में संपीडनशीलता, तो ठोस में संपीडनशीलता नहीं होती है, यानी ठोस के अणु बाहरी बल लगाने पर द्रव में पास पास नहीं आते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि ठोस को संपीडित नहीं किया जा सकता, जबकि द्रव को ठोस की तुलना में थोड़ा बहुत संपीडित किया जा सकता है, यानी अगर हम बाहरी बल उसमें लगाएं तो उसके अणु थोड़ा बहुत पास पास आ सकते हैं। लेकिन गैस को बिल्कुल भी गैस को बहुत संपीडित किया जा सकता है, यानी गैस को जैसा चाहे वैसा हम संपीडित कर सकते हैं, ठीक है। उसके अणु बहुत पास पास ला सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है। अब है अगला 5वां पॉइंट है कणों के बीच अंतरा आणुक स्थान। अंतरा आणुक स्थान, अंतरा आणुक स्थान कहलाता है, जैसे ये अणु होते हैं, इनके बीच में कुछ रिक्त स्थान होता है, ये गैप होता है, ये इस तरह से ये गैप होता है, ठीक है, ये गैप अणुओं के बीच में होता है, ये अंतरा अणुक स्थान कहलाता है। ठोस में अंतरा अणुक स्थान बहुत कम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक अणु से दूसरे अणु के बीच में जो स्थान गैप होता है वो बहुत कम होता है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ठोस में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, यानी एक अणु दूसरे अणु को बहुत तेजी से अपनी ओर आकर्षित करता है, और इसी आकर्षण बल के कारण उनमें गैप कम होता है। गैप कम होने के बाद उनमें मजबूती, स्ट्रॉन्गनेस आती है, इसी वजह से ठोस में दृढ़ता, कड़ापन पैदा हो जाता है, ठीक है। और कणों के बीच अंतरा आणुक स्थान द्रव में ठोस की तुलना में अधिक होता है, यानी गैप अधिक होता है, यानी इनमें आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, यानी इसमें एक अणु दूसरे अणु को अपनी ओर आकर्षित
ज़्यादा नहीं कर पाता है, बहुत तेज आकर्षित नहीं कर पाता, इसलिए उसमें एक तरलपन होता है, ठोसपन नहीं होता है, जिसकी वजह से आपने देखा कि द्रव में एक बहाव भी होता है, यानी द्रव बह सकता है। तीसरा पॉइंट है गैस, जिनके अणुओं के बीच में अंतर अणु के स्थान बहुत अधिक होता है। वो अधिक होने की वजह से क्या होता है कि अणुओं के बीच में आकर्षण बल ना के बराबर होता है, यानी एक अणु दूसरे अणु को बहुत तेजी से आकर्षित अपनी ओर नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके बीच में गैप ज़्यादा होता है और वो आकर्षित नहीं करते, इसलिए एक अणु दूसरे अणु से बहुत दूर दूर रहता है। इसीलिए गैस में कड़ापन नहीं होता है, दृढ़ता नहीं होती है, स्ट्रॉन्गनेस नहीं होती है, और गैस जो भी स्थान उसको मिलता है, जो स्पेस उसको मिलता है, उसमें पूरे में फैल जाता है। तो ये वो पॉइंट हैं जिनके आधार पे हम ठोस द्रव गैस की तुलनात्मक विशेषताएं बता सकते हैं। आकार के बारे में, दृढ़ता के बारे में, आयतन के बारे में, संपीड़ितशीलता के बारे में, कणों के बीच अंतरालों के स्थान, अणु के स्थान, इस तरह से। इस लेसन में एक दो चीजें और आपको सुनने को मिलेंगी, जैसे एक शब्द आता ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन वो कहलाता है कि सीधा ठोस से बगैर द्रव में बदले सीधा गैस में बदल जाए। ऐसा पदार्थ जो ठोस से सीधा गैस में बदल जाए, परिवर्तित हो जाए, द्रव ना बने। जबकि प्रक्रिया क्या होती है, पहले ठोस पिघल कर क्या बनता है, द्रव, और द्रव फिर टेम्परेचर की वजह से काय में बदलता है, वाष्प में, गैस में बदलता है। लेकिन ऐसे पदार्थ जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाएं, द्रव में ना बदलें, उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं। एक आपने सुना होगा वाष्पन। वाष्पन की अभिक्रिया क्या होती है, एक तापमान पर, एक निश्चित तापमान पर द्रव वाष्प बनने लगे, ऐसी क्रिया को वाष्पन की क्रिया कहते हैं। जहां पर द्रव एक निश्चित ताप की वजह से वाष्प बन जाए, गैस में परिवर्तित हो जाए, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पन। ठीक है, ये शब्द आपको सुनने को मिलेंगे, और छोटे छोटे शब्द टिप्पणी के रूप में आपको क्वेश्चन में आते हैं कि आप समझाइए दृढ़ता कहलाती क्या कहलाती है। हमने आपको बताया दृढ़ता वो है कि जब भी किसी पदार्थ में या द्रव्य में बाहरी बल लगाया जाए और वो अपने आकार में कोई परिवर्तन न लाए, यानी उसके आकार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न आए, जबकि बल लगाने के बाद चाहे वो पदार्थ टूट जाए लेकिन उसकी आकृति में कोई परिवर्तन ना आए, इसको कहते हैं दृढ़ता। और एक शब्द आता है संपीड़ितता, वो हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर किसी पदार्थ में बाहरी बल लगाया जाए तो संपीड़ितता वो कहलाती है जिसमें अणु पास पास आ जाए। बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें संपीड़ितता नहीं होती, यानी उनके अणु पास पास नहीं आते, किसी में बाहरी बल लगाने से उनके अणु आस पास आ जाते हैं, जिसको संपीड़ितता कहते हैं। और भी एक है तरलता। तरलता सब जानते हैं, बहाव जिसको कहते हैं। बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें बहाव होता है, जो तेजी से बह सकते हैं, पानी है, दूध है। बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जो तेजी से नहीं बहते हैं, धीरे धीरे बह सकते हैं, जैसे शहद है या कोई जेल होता है, वो धीरे धीरे बहता है लेकिन बहाव उनमें भी होता है। पानी हुआ, दूध हुआ, इनमें बहाव अधिक मात्रा में होता है। तो इस तरह के शब्द आपको टिप्पणी के रूप में बहुत मिलेंगे और आपसे पूछे जाएंगे। गति, अणुओं में गति, तो बहुत से अणुओं में गति होती है और बहुत से अणु तेज गति करते हैं और बहुत से अणु कम गति करते हैं। ऐसे पदार्थों के अणुओं के लिए गतिशीलता के बारे में बताया जाता है कि उनके अणु कितने गतिशील हैं। तो ये छोटी छोटी सी टिप्पणियाँ आती हैं। आज हम इतना ही पढ़ाएंगे, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। आज के लिए